दो स्फीयर है। कल एक चीज याद है, मैंने आपको बताया था अंदर के रेडियस को हम लोग ए ले लेते हैं और बाहर के रेडियस को बी ले लेते हैं, इनर रेडियस आउटर रेडियस। अब ये डायग्राम को ध्यान में रखते हुए उस लाइन को वापस से पढ़ो, क्या बोला देखो उसने, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द टू स्फीयर्स ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज इंक्रीज, दोनों स्फीयर के रेडियाई मतलब रेडियस है ना, दोनों स्फीयर के रेडियाई के बीच का डिफरेंस इंक्रीज कर दिया गया। तो पहले बताओ रेडियस कौन कौन है, ए और बी, तो डिफरेंस इन रेडियाई मतलब कौन, बी माइनस ए, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ना, इसको क्या कर दिया गया बेटा, इंक्रीज कर दिया गया, इसको इंक्रीज कर दिया गया। क्या पूछा उसने देखो, स्टेट वेदर द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो हमको ये बताना है कि इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है ये बढ़ेगा या कम होगा। तो कल इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, याद है, अगर एक स्फेरिकल शेल रहेगा तो उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी बाय बी माइनस ए, याद है, ये फॉर्मूला दिया था। और एक बात और बताया था, अगर यही कैपेसिटर रहेगा और आपको इनर आउटर रेडियस नहीं दिया, इनर आउटर रेडियस नहीं दिया, हाँ मीन रेडियस दिया, क्या दिया बेटा, मीन रेडियस, तो ये फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, तब क्या फॉर्मूला हो जाता है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसको क्विकली साइड में डिराइव भी करके दिखाता हूं, ठीक है सर। उसने क्या बोला, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देख डिफरेंस को इंक्रीज किया गया, कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा, ये देख इधर है डिफरेंस, इसको बढ़ा रहे हो आप, तो अपॉन के नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, कम। तो आंसर क्या है, कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, खत्म, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। समझ में आ रहा अच्छे से, उधर बाजू में ना ये वाला फॉर्मूला लिख दो और आंसर में लिख दो डिक्रीजेस, बाजू में वाला फॉर्मूला लिख दो और आंसर में लिख दो डिक्रीजेस, आया तो 1 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है ना। लिख दिए, ओके। अभी देखेंगे बेटा सब लोग क्वेश्चन नंबर 5, उसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, सी अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस b विथ चार्ज q, एक स्फेरिकल शेल है, रेडियस कितना है उसका b। अच्छा रेडियस से पहले इनर या आउटर बोला है क्या, ओनली रेडियस लिखा है, तो ये कौन सा रेडियस रहेगा फिर, आउटर या इनर। अब आप b को देख के बोलोगे कि आउटर, नहीं, उसने मेंशन किया क्या इनर या आउटर, नहीं, सिर्फ रेडियस लिखा है, मतलब मीन रेडियस दिया, क्या दिया बेटा, मीन रेडियस। तो देखो अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस b विथ चार्ज q, तो एक स्फेरिकल शेल है, उसका रेडियस है b और उसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा, q चार्ज है। आगे देख क्या बोला है, इज एक्सपांडेड, इसको क्या करें हम लोग, बड़ा कर दे, इसको एक्सपांड कर दे, कितना एक्सपांड कर दे रहे देखो, टू अ रेडियस a, बड़ा करके इसका नया रेडियस कितना बना दे रहे, a रेडियस बना दे रहे। फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इन द प्रोसेस, तो इसको एक्सपांड करने में जितना वर्क डन लगेगा वो निकालना। क्या क्वेश्चन है समझा, क्या क्वेश्चन है समझा, चल सब बोर्ड पर देखो बेटा, समझ पहले ये था वो स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है b, मीन रेडियस, कौन सा रेडियस बेटा, मीन रेडियस कितना दिया हुआ है बोल, b दिया है। आपने इसको एक्सपांड कर दिया, ऐसे एक्सपांड कर दिया आपने इसको, और अब जो मीन रेडियस है वो b से बढ़ के कितना हो गया बोल, a हो गया। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन लगेगा वो निकालना है। मुझे पहले तो एक बात बताओ, ये एक्सपांशन अपने आप होगा क्या, क्या करना पड़ेगा, हमको भी वर्क करना पड़ेगा, हम वर्क करेंगे तभी तो एक्सपांड होगा ना। अच्छा हम लोग जो वर्क करेंगे वो कहाँ जाएगा, इसके अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। आपको वर्क निकालना है, वर्क मत निकालो, ये स्टेप और ये स्टेप की कितनी एनर्जी है वो निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, चेंज इन एनर्जी। तो जितना एनर्जी का डिफरेंस आएगा वही क्या रहेगा, वर्क डन। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर इसकी एनर्जी 10 जूल की थी, आपने इसको एक्सपांड किया तो आपने क्या किया, वर्क किया ना, तो समझो आपने 5 जूल का वर्क किया। कितने जूल का वर्क किया, पहले कितनी एनर्जी थी इसकी 10, आपने 5 जूल का वर्क किया। आप जो वर्क करोगे वो इसके अंदर क्या बन के जमा होगा, एनर्जी बन के स्टोर होगा। पहले 10 थी, आपने 5 का वर्क किया, वो भी एनर्जी बन के जमा हो गया, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 15। तो पहले 10 थी, बाद में 15 है, डिफरेंस कितने का है 5, और आपने वर्क भी कितना किया था 5। मतलब जितना डिफरेंस इन एनर्जी आएगा वही क्या रहेगा, वर्क डन है। तो आप वर्क डन मत निकालो, अगर इस प्रोसेस में आप वर्क डन निकालने जाओगे ना तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। कोई डाइजेस्ट या कोई नोट्स में आप देखोगे ना तो इसको उसी तरीके से सॉल्व किया,
प्रोसेस का वर्क डन निकाला है उसने डायरेक्ट, मत करो इतनी मेहनत। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस कैपेसिटर की एनर्जी निकाल लो, इस कैपेसिटर की एनर्जी निकाल लो, जो भी चेंज इन एनर्जी रहेगी वही क्या रहेगा बोल, वर्क डन, वही क्या रहेगा बेटा। बस ध्यान इस बात का रखना कि चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव निकालना। कैसा निकालना बेटा, पॉजिटिव, ताकि वर्क डन पॉजिटिव है। फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल वो मत करना। जैसे इसकी 20 जूल एनर्जी थी, इसकी 30 जूल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी कितना है 10, कितना है बोल 10। अब वो किस में से किसको माइनस करे उससे फर्क नहीं पड़ता, बड़ी एनर्जी में से छोटी एनर्जी को क्या कर देना है, माइनस कर। आपको क्या मिल जाएगा बेटा, वर्क डन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप दो अप्रोच से कर सकते हो, पहला डायरेक्ट वर्क डन निकालो, दूसरा आप चेंज इन एनर्जी निकाल लो, वही वर्क डन के बराबर है। अब कैसा करेंगे, तो कल हमने एक डेरिवेशन किया था, डेरिवेशन फॉर दी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, याद है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के मैंने आपको 3 फॉर्मूले निकाल के दिए। कितने फॉर्मूले, 3। कौन कौन से, हाफ, बोलो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। तो देखो आपको क्वेश्चन में उसने बोला है कि इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, क्यू। तो मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें क्यू आता है। किसमें आता है क्यू, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा ये दो फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में चार्ज के साथ साथ क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। इस फॉर्मूले में चार्ज के साथ साथ क्या चाहिए, वोल्टेज। कहीं पे भी वोल्टेज की बात किया है, वोल्टेज दिया है या बोला है क्या वोल्टेज को वी लेना है, बोला है क्या, तो वोल्टेज की भी बात नहीं, तो इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप सोचोगे सर कैपेसिटेंस की भी तो बात नहीं की है ना, लेकिन रेडियस तो दिया ना। और अगर आपको रेडियस दिया है तो आप कैपेसिटेंस क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। तो देख एनर्जी कितनी आएगी, सब लोग ध्यान से देखना। इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, इसको मैं नाम दे देता हूँ U1। क्या नाम देता हूँ बोल, U1। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ क्यू स्क्वायर बाय C1, शुरुआत का कैपेसिटेंस। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल शेल जिसका मीन रेडियस दिया हो, क्या होता है बोल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। यही फॉर्मूला है ना। तो C1 कितना रहेगा बेटा बोल, C1 कितना रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r कितना है देख b। तो बोलो U1 कितना हो जाएगा फिर, U1 इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय C1 की जगह पर क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू b। मल्टीप्लाई करो इसको, क्यू स्क्वायर इंटू 1 क्यू स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, कितना सिंपल। ये पहले स्फीयर की एनर्जी आ गई, अभी दूसरे स्फीयर की एनर्जी, फाइनल एनर्जी, ठीक है। फाइनल एनर्जी सब लोग ध्यान से देखो, फाइनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, U2 इज इक्वल टू, फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाय, लेकिन अब C1 की जगह पर क्या आएगा C2, बाद का कैपेसिटेंस। तो बाद का कैपेसिटेंस क्या रहेगा बोल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब रेडियस भी नहीं है, अब रेडियस कितना है रे a, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये क्या बन जाएगा देख, U2 इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय C2 की जगह पर क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। मल्टीप्लाई करो, क्यू स्क्वायर 4 टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सही है। ये आ गया U1, ये आ गया U2। अपने को वर्क डन निकालना है, वर्क डन किसके बराबर रहेगा बोल, चेंज इन एनर्जी बोलो या डिफरेंस इन एनर्जी बोलो। वर्क डन विल बी डिफरेंस इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी, ठीक है। तो लेट से वर्क डन को मैं W लिख देता हूँ, वर्क डन को क्या लिख देता हूँ बोल, W। अब इन दोनों में माइनस करना है, लेकिन मैंने क्या बोला था, लार्जर एनर्जी में से स्मॉलर एनर्जी को माइनस करना है। अब लार्जर एनर्जी कौन सी है, स्मॉलर एनर्जी कौन सी है, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर आप दोनों फॉर्मूला नोटिस करो, दोनों वैल्यू नोटिस करो, तो ज़्यादातर चीज़ें सेम ही है। क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसका फर्क है, ए और बी। दोनों में बड़ा कौन है, ए और बी में ए बड़ा है। तो अगर ए बड़ा है तो ये अपॉन के नीचे है ना, तो ये बड़ा है तो इसका फाइनल आंसर छोटा है, अब बी छोटा है तो उसका फाइनल आंसर बड़ा है। तो दोनों में बड़ा कौन है, U1, और छोटा कौन है, U2। तो क्या करेंगे हम लोग, U1 माइनस U2, क्या करेंगे बोल, मैंने क्या बोला था, लार्जर एनर्जी में से स्मॉलर एनर्जी, ताकि पॉजिटिव में ही आए आंसर, नेगेटिव में ना आए। U1 माइनस U2 क्या आएगा बोल, W इज इक्वल टू U1, हाउ मच इज U1, क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी, माइनस U2 कितना है, क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। कितना हो जाएगा, दोनों में से क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया बेटा, कॉमन,
क्या बचा फिर ब्रैकेट में बताओ, 1/b माइनस, ये अपना आंसर है। समझा अच्छे से? थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन भी आपका हो गया। अभी आगे न्यूमेरिकल्स में देखते हैं जो बचा हुआ है। देखो न्यूमेरिकल नंबर 3 हो चुका है अपना, पहले कर चुके हैं। 4 भी अपना हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, पढ़ो सब लोग। सी, a capacitor has same dielectric between its plates, some dielectric between its plate, and the capacitor is connected to a DC source। एक कैपेसिटर है, ठीक है ना, एक ऐसा कैपेसिटर है, उसके बीच में क्या है बेटा बोल, डाइलेक्ट्रिक है। बीच में क्या है बोल, डाइलेक्ट्रिक, और इसको एक डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया। किससे सप्लाई किया है? डीसी सप्लाई मतलब बैटरी। क्या करेगी ये बैटरी? कैपेसिटर को चार्ज करेगी। कल पढ़े थे ना, जब एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी क्या करती है? कैपेसिटर को चार्ज करती है। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर की दोनों प्लेट पर क्या स्टोर होने लगते हैं? चार्ज स्टोर होने लगते हैं, ठीक है। तो आगे देख क्या बोला उसने, a capacitor has some dielectric between its plates and the capacitor is connected to a DC source, the battery is now disconnected। तो इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट किए और फिर निकाल दिए, जबरदस्ती कनेक्ट करके निकाल दिए, है ना। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट किए, ये थोड़ा टाइम लेगा और थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा? फुल्ली चार्ज। एक बार ये फुल चार्ज हो गया तो यहाँ से करंट जाने का क्या? नहीं, करंट जाएगा क्या यहाँ से? नहीं। तो अब बैटरी वैसे भी यूजलेस है, काम की नहीं, क्योंकि वो फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, चार्ज हो चुका है। तो अपन ने इसको पूरा चार्ज कर दिया और चार्ज करके बैटरी रिमूव कर दी। तो समझ कंप्लीट चार्ज होने के बाद इसके ऊपर चार्ज आ गया Q। कितना चार्ज आ गया बोल? Q। बैटरी रिमूव कर दिया हमने। आगे पढ़ो क्या बोला उसने, द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ये मेरा कैपेसिटर है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे बेटा, एंड देन, और इसके बाद मतलब बैटरी हटा लेने के बाद, देन लिखा होता है देख, देन बाद में, है ना। एंड देन इसके बाद, बैटरी हटा लेने के बाद क्या बोला देख, देन द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं बोल, डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने डाइलेक्ट्रिक को भी हटा दिया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने डाइलेक्ट्रिक को भी हटा दिया। चार्ज चेंज होगा क्या बता? नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर चार्ज बढ़ जाएगा तो बढ़ा कैसे? बैटरी तो हटा दिए थे हमने। अगर चार्ज कम हो जाएगा तो गया कहाँ? डाइलेक्ट्रिक लेके गया क्या अपने साथ? नहीं ना। तो चार्ज जितना था उतना ही रहेगा, चार्ज उतना ही रहेगा। विच लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और एल्स इफ यू से दिस इज कंडीशन नंबर 1, दिस इज कंडीशन नंबर 2, इसको मैं Q1 बोल देता हूं, इसको मैं Q2 बोल देता हूं। तो Q1 Q2 क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखेंगे बेटा, स्टेट वेदर दी, अब लाइन से देख क्या क्या पूछा है। स्टेट वेदर दी अपने को बताना है। स्टेट वेदर दी कैपेसिटेंस, नंबर 1 कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन इट, नंबर 2 एनर्जी, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज स्टोर्ड, नंबर 4 चार्ज, ठीक है ना। एंड वोल्टेज, नंबर 5 क्या बेटा? वोल्टेज विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। तो इन पांचों चीजों को बताना है, बढ़ेगी, कम होगी या कांस्टेंट रहेगी। कौन कौन सी पांचों चीजें बोल, कौन कौन सी? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, उसके बाद क्या बोला रे? एनर्जी, उसके बाद क्या बोला है? बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी को यू दिखाते ना, सॉरी, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट चार्ज और वोल्टेज। इन 5 चीजों के बारे में बताना है कि ये बढ़ेंगे, कम होंगे, क्या होंगे। समझ में आ रहा है? अब जरूरी नहीं आप इसी सीक्वेंस में बताओ जिस सीक्वेंस में उसने पूछा है, आपको जो समझ में आ रहा है पहले उसको एक्सप्लेन कर लो। इन सब में सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है अपने को? चार्ज। चार्ज क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस लगाएंगे तो Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू क्या रहेगी? इक्वल। दैट इज चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। यही पूछा था ना उसने, बढ़ेगा, कम होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। इधर लिख देते हम लोग, ये पहला आंसर हो गया। तो किसके बारे में हो गया? चार्ज के बारे में। अभी क्या क्या बताना है? C, U, E और V। तो इन सब में सबसे पहले C की बात करते हैं, क्योंकि C का अपने पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? अगर आप ये बोलते Q by V, तो V के बारे में कहाँ पता है? तो इसको हटाओ,
कैसा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट के पास। कैसा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट। तो दोनों केस में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता और जब डाइलेक्ट्रिक पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता, दोनों केस का अपने पास फॉर्मूला है ना। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता उस टाइम का कैपेसिटेंस कितना होता है बोल? A एप्सिलॉन नॉट बाय D, C2 है ना, कल डिराइव किए थे ना। और जब डाइलेक्ट्रिक पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता तब क्या रहता है बोल? K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो यहां मैं लिखता हूं सिंस C1 विल बी K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाय D एंड C2 विल बी A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब मुझे ये पता लगाना है कि कैपेसिटेंस बड़ा है या कम हुआ है। मतलब मुझे C2 को कंपेयर करना है किससे? C1 से। तो डू वन थिंग, C2 को C1 से डिवाइड कर दो, C2 बाय C1। C2 क्या है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। C1 क्या है बेटा? K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। क्या कैंसिल होगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D, एप्सिलॉन नॉट बाय D कैंसिल। क्या बच गया इधर? C2। नीचे कौन है देख? C1। ये उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और इधर नीचे कौन बचा? K। C2 मतलब बाद का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक हटाने के बाद, C1 मतलब पहले का कैपेसिटेंस। तो C1 को K से डिवाइड करने के बाद C2 आ रहा है, तो C2 का आंसर बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा? किसी भी नंबर को, किसी में समझिए C1 है 100, C1 कितना है बोल? 100। K का वैल्यू है 2, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आएगा? 50। बढ़ रही है कम हो रही है वैल्यू? कम हो रही। किसी भी नंबर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं ना तो नंबर कम हो जाता है, हाँ मल्टीप्लाई करते तो नंबर बढ़ता है। तो C2 की वैल्यू C1 से क्या रहेगी रे? कम रहेगी। कितने गुना कम रहेगी? 50 100 से कितना गुना कम था? 2 गुना। 50 100 से कितना गुना कम है? 2 गुना। क्यों रे? क्योंकि डिवाइड किससे किए थे? 2 से। तो यहाँ C2 C1 से कम रहेगा। कितने गुना कम रहेगा? 1 गुना। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर कैपेसिटेंस विल डिक्रीज बाय K टाइम्स। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बोल? K टाइम्स मतलब K गुना कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपना सेकंड आंसर। समझा अच्छे से? कौन हो गया देख? कैपेसिटेंस हो गया। अभी आगे की बारी। और क्या पूछा है? U पूछा है, E पूछा है, V पूछा है। और क्या निकाल सकते बोल इसमें से आप? Q का देख ले कि Q कांस्टेंट है, और कैपेसिटेंस का देख ले कि कैपेसिटेंस क्या हो रहा है बोल? कैपेसिटेंस क्या हो रहा है बोल? डिक्रीज हो रहा है। और क्या निकाल सकते फिर बोल? V ना, क्योंकि एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें Q, C और V है ना अपने पास। कौन सा फॉर्मूला बोल? C इज इक्वल टू Q बाय V। तो इस फॉर्मूले की मदद से अब मैं V के बारे में बता सकता हूँ। तो लेट्स डू इट, करते हैं इसको। क्या फॉर्मूला बोल? सिंस C इज इक्वल टू Q बाय V। C क्या होता है बेटा? Q बाय V। मुझे बताना किसके बारे में? V के बारे में। तो यहाँ से V को अकेला करो, क्या हो जाएगा? V विल बी Q बाय C। V will be Q by C. That is, if Q is constant, अगर मैं चार्ज को कांस्टेंट मान लूं, देन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटेंस को कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। नीचे आ रहा है ना कैपेसिटेंस भाई। अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट और इक्वल हटेगा तो क्या आ जाएगा बोल? प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब वो है कांस्टेंट, चार्ज है ना कांस्टेंट, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। इनवर्सली मतलब C बढ़ेगा तो V घटेगा, और C घटेगा तो V बढ़ेगा। C क्या हो रहा है बोल? कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो V क्या होगा? इंक्रीज होगा। एज कैपेसिटेंस डिक्रीजेस K टाइम्स, कैपेसिटेंस K गुना कम हो रहा है तो पोटेंशियल K गुना बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर वोल्टेज विल इंक्रीज बाय K टाइम्स। ये तीसरा आंसर हो गया। V भी हो गया। आप कौन बचा? U और E। तो दोनों का अपने पास फॉर्मूला है। पहले बात करते हैं U की। U का 3 फॉर्मूला अपने पास। U का 3 फॉर्मूला है। Q स्क्वायर बाय C, QV, CV स्क्वायर। तीनों में से कुछ भी यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं QV यूज कर लेता। क्या यूज कर लेता बोल? QV। तो इसमें हाफ कांस्टेंट है, Q भी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। तो जब इन दोनों कांस्टेंट्स को हटा दोगे, कांस्टेंट और इक्वल टू हटेगा तो क्या आएगा बोल? प्रोपोर्शनल। मतलब एनर्जी पोटेंशियल को कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। V बढ़ेगा तो U बढ़ेगा, V कम होगा तो U कम होगा। और V क्या हो रहा है बोल? V क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो U भी क्या होगा? इंक्रीज। हम लोग लिखेंगे एज वोल्टेज इंक्रीजेस K टाइम्स, देयरफॉर बोलो एनर्जी विल also
इंक्रीजेज या फिर इंक्रीज के टाइम्स, इंक्रीज बाय के टाइम्स। तो ये हो गया अपना फोर्थ आंसर। अब एक चीज बच गई बस, क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैसे बताऊंगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? डेरिवेशन याद करो कल का डेरिवेशन याद करो। जब ये वाला फॉर्मूला डिराइव करे थे ना, तो ई का एक फॉर्मूला यूज किए थे। वेरी गुड, तेज बोल। डीवी बाय डीएक्स, ये फॉर्मूला था ना, डीवी बाय डीएक्स। पर डीवी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को किससे दिखाया है? वी से, तो डीवी की जगह वी आ जाएगा। और डीएक्स बोले तो डिस्टेंस, कैपेसिटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है प्लेट के बीच में, उसको किससे दिखाते हैं? डी से। तो ई का फॉर्मूला अपने पास वी बाय डी। डिस्टेंस को चेंज करने बोला क्या उसने? बस एक काम बोला है कि डाइलेक्ट्रिक हटा दो। डिस्टेंस चेंज करने बोला है क्या? नहीं। तो ये डी क्या ट्रीट करेंगे हम लोग? कांस्टेंट। तो ये इक्वल टू ए कांस्टेंट हटा देंगे, क्या आएगा बोल? प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वी ऊपर है, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब वी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? बढ़ेगी। और वी क्या हो रहा है? देख, बढ़ ही रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो हम लोग लिखेंगे एज वोल्टेज increases k times, therefore electric field will also increase by k times। ये हो गया अपना आखिरी आंसर, ठीक है। तो देख, कुछ भी सॉल्व करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉग, एंटी लॉग, कुछ नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, खाली फॉर्मूले से आप समझ। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं सोचने का कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी आएगा, अभी तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको 3 मार्क्स तक के लिए भी आ सकता है। कितना इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स तक के लिए भी आ सकता है, अगर ज्यादा मेहरबान रहेगा एग्जामिनर, क्योंकि दिया जा सकता है इसके ऊपर 4 मार्क्स। 5 चीजें निकालनी है, एक एक पे एक एक मार्क्स दिए तो भी 5 मार्क्स हो जाते हैं, समझ आ रहा है? या कोई 2 चीज पे हाफ मार्क्स दे दिया, बाकी सब पे एक एक मार्क्स दे दिया, तो भी 4 मार्क्स हो जाते हैं। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, टिक कर लेंगे उसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलो इतना लिखो, फिर आगे कराता हूं। 6, 8, 12, 13, खाली 4 क्वेश्चन बचा है। टेक्स्ट बुक देखेंगे सब लोग। क्या बोले देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। रेशियो निकालना है किसका? पोटेंशियल डिफरेंसेस, मतलब 2 पोटेंशियल डिफरेंसेस, जाहिर सी बात, 2 पोटेंशियल डिफरेंसेस, उसका रेशियो निकालना है। कब कब का पोटेंशियल डिफरेंस है? देखो, find the ratio of potential differences that must be applied across the parallel and series combination of 2 capacitors C1 and C2। C1 और C2 नाम के 2 कैपेसिटर्स है, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है और सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, ठीक है ना। तो सब बोर्ड पर देखो, इतना जितना पढ़ के मेरे को जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है उसको मैं बना लेता हूँ। 2 कैपेसिटर लेते हैं, कैपेसिटर 1 इसका कैपेसिटेंस है C1, कैपेसिटर 2 इसका कैपेसिटर है C2। इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया? देख, पैरेलल में। और फिर इन्हीं दोनों कैपेसिटर को C1, C2, इन्हीं दोनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया बेटा? सीरीज में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इस टाइम पर कुछ और वोल्टेज देना है, ये टाइम पर जो वोल्टेज दिया हुआ है वो कुछ और रहेगा, और ये टाइम पर जो वोल्टेज दिया हुआ है वो कुछ और रहेगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि इस टाइम पर जो वोल्टेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है Vp। कितना दिया हुआ है? मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन को दिया गया वोल्टेज। और ये टाइम पे जो वोल्टेज दिया गया वो दिया गया है Vs, सीरीज कॉम्बिनेशन को दिया गया वोल्टेज। तो आपको करना क्या है? इन दोनों वोल्टेजेस का, इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस का क्या निकालना बेटा? रेशियो निकालना। फिर से पहली लाइन को पढ़ो, आपको समझेगा। देखो, फिर से पहली लाइन को पढ़ो। फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस। किसका रेशियो? पोटेंशियल डिफरेंसेस का रेशियो। कौन से पोटेंशियल डिफरेंसेस? आगे देखो, that must be applied across the parallel and series combination of 2 capacitor। 2 कैपेसिटर का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसको अप्लाई किए गए, उसको दिए गए पोटेंशियल डिफरेंसेस का रेशियो निकालना है। अब जो सबसे मेन कंडीशन है वो कंडीशंस आपको दी हुई है, क्या है? देख, with their capacitances in the ratio 1:2। तो सबसे पहली कंडीशन आपको ये दी है कि ये जो C1 और C2 कैपेसिटेंस है, इनका रेशियो कितना है बेटा? C1:C2 कितना है बोल? 1:2। C1:C2 कितना बेटा? 1:2 with their capacitances in the ratio 1:2 so that, और ये पोटेंशियल ऐसे अप्लाई करना है कि ताकि so that, ध्यान से देख, so that the energy stored in these 2 cases become the same। दोनों केस में स्टोर होने वाली एनर्जी क्या हो जाए बेटा? सेम। लेट्स से पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर हो रही है UP एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में US।
U फॉर एनर्जी, P फॉर पैरेलल, U फॉर एनर्जी, S फॉर सीरीज। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की एनर्जी और सीरीज कॉम्बिनेशन की एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम। एक ये कंडीशन गिवन है, एक ये कंडीशन गिवन है, ये निकालना है। सबसे पहले ये C1:C2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ C1/C2, चलेगा? C1:C2, C1/C2 हो गया, 1:2, 1/2 हो गया। ये 2 को इधर ले ले, C2 को उधर ले ले, तो 2 into C1 कितना हो जाएगा बेटा, C2 into 1, और एल्स आई कैन राइट डाउन C2 इज इक्वल्स टू 2C1। तो सबसे पहली बात तो मेरे को ये पता चल गई है, यूपी यूएस सेम दिया है, वो बाद में देखते हैं, वीपी वीएस निकालेंगे कैसे निकालना है। पहले एक काम करो, दोनों केस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो सब लोग ध्यान से देखो, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या फॉर्मूला था पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, डायरेक्ट ऐड करने का। तो इन दोनों का जो टोटल आएगा, समझो मैं उसको सीपी बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, बोल सीपी। तो कैसे निकालेंगे, C1 प्लस C2। तो बेटा C1 को ऐसे रहने दे, मैं C2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 2C1। तो C1 प्लस 2C1, ये मेरे को क्या मिल गया, देख CP। अब इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन की एनर्जी निकाल लेते हैं। बेटा एनर्जी का 3 फॉर्मूला है, हाफ Q²/C, हाफ QV, हाफ CV²। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, सबसे पहले मैंने कैपेसिटेंस का डेटा निकाला है, तो फॉर्मूले में कैपेसिटेंस होना ही चाहिए, तो ये हट जाता है, इन दोनों में कैपेसिटेंस है। दूसरा, मुझे रेशियो किसका निकालना है, पोटेंशियल का, तो कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें पोटेंशियल भी आता हो। तो कौन सा फॉर्मूला है, लास्ट में, तो हाफ CV वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यूपी क्या रहेगा, देख हाफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के वोल्टेज का स्क्वायर, हाफ CV। तो CP की जगह उसकी वैल्यू रख दो, यूपी इज इक्वल्स टू हाफ CP कितना बेटा, 3C1 इंटू VP²। तो क्या बन जाएगा ये, यूपी इज इक्वल्स टू 3 1 3, 3/2 C1 VP²। ये आ गया यूपी। ये जो भी किया किसके लिए किया, बोल पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब किसकी बारी, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फोर्थ सीरीज कॉम्बिनेशन, याद है सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कैसा निकालते, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। अच्छा दो ही है ना, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, बोल प्रोडक्ट बाय सम, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो थोड़ा सॉल्व करने से बच जाएगी, याद है ना, ये बताया था मैंने, ठीक है ना। तो CS क्या हो जाएगा बेटा, C1 ऐसे रहने दो, C2 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 2C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2C1। तो ये क्या बन जाएगा, देख CS इज इक्वल टू 2 ऐसे रहने दो, C1 इंटू C1, C1², 2C1 प्लस C1, 3C1। क्या क्या कैंसिल होगा, देख C1 से स्क्वायर कैंसिल, एक ही C1 बचेगा, है ना। तो CS की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2/3 C1। ये आ गया मेरे को CS। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस निकाल लिए। अब क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की एनर्जी निकाल लेंगे। यहाँ पे भी मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, बोल US इज इक्वल टू हाफ CV²। C भी सीरीज कॉम्बिनेशन का लेना है, V भी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या बनेगा, देखिए हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CS, 2/3 VS²। ये 2 से 2 कैंसिल, तो US कितना गया, बोल 1/3 VS²। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हुआ, सॉरी, हाँ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एनर्जी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का एनर्जी। और क्वेश्चन में आखिरी लाइन में क्या लिख के दिया था कि दोनों कॉम्बिनेशंस की एनर्जीज क्या बेटा, सेम, यानी यूपी और यूएस की वैल्यू क्या है, सेम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की एनर्जी और सीरीज कॉम्बिनेशन की एनर्जी क्या है बेटा, सेम। ये क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग अपनी तरफ से नहीं ले रहे, ठीक है ना। तो इन दोनों की जगह उसकी वैल्यू रखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूपी, 3/2 C1 इंटू VP², यूएस 1/3 C1 इंटू VS²। VP और VH का रेशियो निकालना था ना, तो इस VP² को ऐसे रहने दो, VP² को ऐसे रहने दो। ये जो VS² दिख रहा है, इधर मल्टीप्लाई करें ना, वहां जाएगा तो डिवाइड, तो VP² बाय VS²। इधर पर कौन बचा बेटा, 1/3 C1, 1/3 C1। यहां पर कौन था, देख ये 3/2, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2/3 इंटू ये C1 इधर ऊपर है, यहां आएगा तो नीचे। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देख C1 कैंसिल, ये VP पे भी स्क्वायर है, VH पे भी स्क्वायर है, कैसा लिख देंगे हम लोग, VP बाय VH द होल स्क्वायर। बेटा 2 इंटू 1 इंटू 1 2, 3 3 9, ये स्क्वायर उधर गया तो रूट बन जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर उधर गया तो रूट, 2 का रूट हमको नहीं मालूम है,
पता है 1.414, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे लिख देते हैं। 2 का रूट क्या रहता है? √2 और 9 का रूट 3। तो क्या गया रेशियो? VP इज टू VS इज इक्वल टू √2 इज टू 3। यही निकालना था, आंसर आ गया। समझा सबको अच्छे से? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 6 के बाद 8। 7 पहले ही कर चुके हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोले थे क्वेश्चन नंबर 8 में। A 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ 300 वोल्ट सप्लाई। एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसको 300 वोल्ट का सप्लाई देकर के मैं क्या कर रहा हूं बेटा? चार्ज कर रहा हूं। थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली बनाते हैं। डायग्राम पे वैसे तो मार्क्स नहीं, बस हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ डायग्राम बना रहे, ठीक है ना। इधर ध्यान से देख, एक कैपेसिटर है ऐसा, कितना का कैपेसिटेंस है उसका? 6 माइक्रोफैराड। इसको बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी कितने वोल्ट की है बोलो? 300 वोल्ट। तो इस बैटरी के जरिए ये कैपेसिटर को मैं चार्ज कर रहा हूं। आगे देख क्या बोले उसने। A 6 microfarad capacitor is charged by a 300 volt supply. It is then disconnected. इसको पूरी तरीके से चार्ज करने के बाद बैटरी को क्या कर दिया मैंने? निकाल दिया, क्योंकि वैसे भी अब बैटरी लगा के फायदा नहीं, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली क्या हो चुका है? चार्ज हो चुका है, ठीक है ना। It is then disconnected from the supply and is connected to another. सप्लाई से निकालने के बाद इसको एक और, ध्यान से देखना, अनदर अनचार्ज 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है बोल? 3 माइक्रोफैराड, और वो खुद कैसा है रे? अनचार्ज। अनचार्ज मतलब उसके ऊपर जरा भी चार्ज नहीं। तो देख नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देख। सबसे पहले तो मैं बैटरी को हटा दे रहा हूं, बैटरी को हटा दे रहा हूं, और इस वाले कैपेसिटर को 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को एक 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहा हूं, जो कि कैसा है बेटा? अनचार्ज, उसके पास चार्ज। अच्छा, कैसे कनेक्ट करने? सीरीज में या पैरेलल में? देखो 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, कुछ नहीं बोला तो हम लोग सीरीज में ले लेंगे, कुछ नहीं बोला तो कैसा ले लेंगे बोल? सीरीज में। इधर ध्यान से देख, तो एक 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। आगे देखना क्या बोला उसने। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जैसे ही मैं इस वाले कैपेसिटर को बैटरी से हटा के ये वाले कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करूंगा, तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस होगी वो आपको निकालना। इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस होगी वो आपको पता करना। सब कुछ एकदम अच्छी समझा। अभी क्वेश्चन आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कुछ तो भी एकदम अजीब सा दिया है, कुछ नहीं अजीब सा दिया है। एनर्जी के अपने पास कितने फॉर्मूले? 3। पहली कंडीशन में कैपेसिटर अकेला था, दूसरी कंडीशन में कैपेसिटर दो आ गए। कितने आगे बोल? 2 आ गए। इस कंडीशन की एनर्जी निकालो, इस कंडीशन की एनर्जी निकालो, दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो एनर्जी बची रहेगी वही क्या हुई है बेटा? लॉस हुई। वही क्या हुई है बोल? लॉस हुई। समझा? जैसे इस कंडीशन में 100 जूल की एनर्जी, पर ये कंडीशन में आपने देखा 80 जूल ही बची, तो 20 जूल कहाँ गई? लॉस हो गई सराउंडिंग में, हीट के फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट के फॉर्म में लॉस हो गई। तो क्या करना है? इसकी एनर्जी निकालना है, इसकी एनर्जी निकालना है, दोनों को माइनस करना है। अच्छा, किसमें से किसको माइनस करोगे? पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस, तभी आपको पता चलेगा कितना लॉस हुआ है। जैसे मैंने बोला ये 100 है, ये 80 है, तो आपने 20 कैसे बोले? 80 में से 100 माइनस किया, 100 में से 80, 100 में से 80। तो इसकी एनर्जी निकालो, इसकी एनर्जी निकालो, दोनों को माइनस करो, आपको पता चल जाएगा कितनी एनर्जी लॉस हुई। अब एनर्जी निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है। तो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा। इनिशियली शुरुआत में खाली कितना कैपेसिटर था रे? 1। उसका कैपेसिटेंस कितना था? 6 माइक्रोफैराड। कितना था बोल? 6 माइक्रोफैराड। तो सी को मैं ले लेता हूं 6 माइक्रोफैराड। वोल्टेज कितना दिया मुझे? वी बोलना, वी कितना दिया है? 300 वोल्ट। अच्छा, माइक्रो हटेगा तो 10⁻⁶। सी दिया है, वी दिया, और मेरे को इस कंडीशन की एनर्जी निकालना है। कौन सा फॉर्मूला इसको? हाफ CV² है ना फॉर्मूला। तो मैं लिख देता हूँ सिंस U इज इक्वल टू हाफ CV², और इस कंडीशन की एनर्जी को U1 बोल। क्या बोलते बोल? U, इनिशियल कंडीशन की वैल्यूज पुट करते हैं। U1 इज इक्वल टू हाफ C1। हाउ मच इज C? C कितना बेटा? 6 इंटू 10⁻⁶ इंटू V², सॉरी V कितना बेटा? 300। तो ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर। तो 2 से 6 कट गया, 3 इंटू 10⁻⁶, बेटा 3 का स्क्वायर 9, 2 0 मतलब 10⁻+2। 10⁻+2 का स्क्वायर करोगे 10⁻+4। 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा ना, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 0 का स्क्वायर 4 0 आएगा, तो 4 0 लिखो या 10 का पावर 4 लिखो, एक ही बात।
सॉल्व करो इसको, कितना है देख, u1 इज इक्वल टू 9 3 जा 27 माइनस 6 प्लस 4 बोलो -2 जूल, और एल्स यू कैन राइट डाउन u1 इज इक्वल टू 0. ये -2 के वजह से 0.2 नंबर पीछे चला जाएगा, 0.27 जूल। ये आ गई मेरी पहली कंडीशन की एनर्जी। हाँ, दूसरी कंडीशन की एनर्जी निकालते हैं। व्हेन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सॉरी, व्हेन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मैंने इसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया, अब कितना रहेगा कैपेसिटेंस, 6 रहेगा या 3 रहेगा, ना 6 रहेगा ना 3 रहेगा, इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सीरीज या पैरेलल में हम लोग कौन सा कैपेसिटेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट। तो इन दोनों का कैपेसिटेंस क्या आएगा, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बोल, सीरीज वाला। क्या रहता है फॉर्मूला, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और एल्स यू कैन राइट डाउन CS इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम। तो मैं दोनों की वैल्यू रख देता हूं बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना। C1 कितना, देख C1 कितना है, C1 कितना बेटा 6 माइक्रोफैराड, या फिर 6 × 10⁻⁻6 इंटू C2 कितना बेटा 3 माइक्रोफैराड, या फिर 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय C1 6 × 10⁻⁻6, C2 3 × 10⁻⁻6। ये सेकंड केस का कैपेसिटेंस आएगा। तो समझो इस केस का जो कैपेसिटेंस आएगा CS, उसको मैं C2 ले लेता, क्या लेता बोल, क्योंकि इस केस का कैपेसिटेंस हमने C लिया था ना, या C2 से, अगर ये C2 से और ये C2 से कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको CS ही रहने दो, चलेगा, कोई मसला नहीं, CS। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा देख, सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है ना। ये 6 × 3 बोलो 18, 6 × 3 18 इंटू 10⁻⁻6 -12, इन दोनों में से 10⁻⁻6 कॉमन, ये 6 + 3 कितना हो जाएगा, 6 + 3 तो 18 × 10⁻⁻12, 9 × 10⁻⁻6, 9 से 18 कट गया 2, तो CS इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻6 ऊपर गया +6, -12 + 6 -6 फरार। ये मेरे को सेकंड कंडीशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। कैपेसिटेंस आ गई, पर मुझे कैपेसिटेंस नहीं चाहिए था, मुझे लॉस इन एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी चाहिए था। पहली कंडीशन की एनर्जी मैंने निकाल लिया, अब दूसरी कंडीशन की एनर्जी मुझे निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का बोल, 3 फॉर्मूला है, ½ Q²/C, ½ QV, ½ CV²। अब इन तीनों में से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, तो सबसे पहली बात मुझे इस सेकंड कंडीशन का कैपेसिटेंस मिल चुका है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करो एनर्जी का जिसमें कैपेसिटेंस आता हो। कौन सा फॉर्मूला है, एक ये वाला है, एक ये वाला, तो ये वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा, एलिमिनेट हो गया। लेकिन सर एक मसला है, इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ तो चार्ज पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ तो वोल्टेज पता होना चाहिए। वोल्टेज मालूम है क्या, वोल्टेज मालूम है क्या, डायग्राम देखो, वोल्टेज मालूम है क्या, कितना वोल्टेज 300 वोल्ट, नहीं, ऐसा घुमा के ऐसा लाफ हमारे नालायक लोग। ये इसको कब कनेक्ट किए थे, बैटरीज डिसकनेक्टेड, देन इट इज कनेक्टेड विद 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो अब बैटरी जा चुकी है अपनी नानी के घर, बैटरी को भूल जाओ, आप बैटरी खाली पहली कंडीशन में थी, अब नहीं है बैटरी। तो ये किससे कनेक्टेड है, कौन सी बैटरी से नहीं कनेक्टेड है, तो इसका भी वोल्टेज 300 वोल्ट लोगे। अपने अब्बू जी की फिजिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं लगा सकते कंसेप्ट, उसने साफ लफ्जों में लिख के दिया कि बैटरी इज डिसकनेक्टेड, तो बैटरी हट गई है, अब इसका पोटेंशियल 300 वोल्ट नहीं ले सकते। ये गलती आप करोगे, बोले इधर भी 300 ले लेते, नहीं, अब बैटरी हट चुकी है। तो अब क्या करूं सर, मेरे को एक बात बताना, ये वाला जो कैपेसिटर आया था कैसा था, चार्ज या डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, अनचार्ज, इसके ऊपर जरा भी चार्ज नहीं, चार्ज खाली किसके ऊपर था, इसके ऊपर। बैटरी भी हटा दिए तो कहीं से एक्स्ट्रा चार्ज आ नहीं सकता है, और चार्ज डिस्ट्रॉय भी होगा नहीं, तो जितना इसके ऊपर चार्ज था ओवरऑल मिला के चार्ज अभी भी कितना रहेगा, उतना ही। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अभी भी चार्ज क्या रहेगा बोल, सेम। हाँ, अगर ये डिस्चार्ज नहीं होता, इस पे भी थोड़ा बहुत चार्ज रहता, तो अब टोटल चार्ज क्या हो जाता, ऐड होके ज्यादा हो जाता। लेकिन उसने साफ लफ्जों में लिखा है 3 माइक्रोफैराड वाला कैसा है रे, अनचार्ज या डिस्चार्ज है,
उसके ऊपर जरा भी चार्ज नहीं है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन का जो चार्ज था वो पहले के चार्ज के क्या रहेगा बेटा, बराबर, क्योंकि चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर। भाई बैटरी हट गई तो एक्स्ट्रा चार्ज आएगा कहाँ से, और जो पहले से चार्ज था वो जाएगा कहाँ पे, डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता, यानी पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज रहना चाहिए। तो सर मसला तो वही है ना, पहले का भी चार्ज कहाँ मालूम है, तो ये जगह मैंने उसी लिए छोड़ा, पहले का चार्ज निकाल ले। क्या निकाल लेते बेटा, पहले का चार्ज निकाल लेते। तो पहली कंडीशन का चार्ज कैसे आएगा, देख पहली कंडीशन का आपको कैपेसिटेंस पता है, पहली कंडीशन का आपको वी पता है, तो आराम से मिलेगा ना चार्ज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, जनरल फॉर्मूला Q बाई वी, तो यहां से बताना Q क्या रहेगा बेटा, CV, तो मैं इधर लिख दूंगा Q1 इज इक्वल टू C, हाउ मच इज C, 6 इंटू 10⁻⁶, V कितना है रे 300, तो Q1 कितना हो जाएगा देख, 6 दिया 18 10⁻⁶, और ये 2 0 मतलब +2, -6 + 2 -4 कूलम, ये पहली कंडीशन का चार्ज है। सेकंड कंडीशन में भी चार्ज क्या रहने वाला है बोल, सेम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, बोलो, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को अगर हम लोग यूज करें तो बाद की कंडीशन का चार्ज और शुरू की कंडीशन का चार्ज क्या रहेगा बेटा, सेम, क्योंकि ना तो कहीं से एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है और ना यहाँ पे मौजूद चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है। बैटरी हटा दी गई है और ये जो दूसरा कैपेसिटर है वो भी 0 चार्ज के साथ है, तो एक्स्ट्रा चार्ज आने की संभावना कहीं से है ही नहीं, और चार्ज डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता है, तो पहले जितना चार्ज था अभी भी उतना चार्ज रहेगा। तो Q2 की वैल्यू भी Q1 के बराबर रहेगी, तो Q2 भी कितना हो जाएगा बोल, हाउ मच विल बी Q2, टेल मी, 18 इंटू 10⁻⁴ कूलम, ये आ गया Q2। अब निकाल लेते हैं एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, जिसमें Q भी आता और C भी आता, बोलो जल्दी, हाफ Q² बाय C, Q कौन सा लेंगे बेटा, Q2, C कौन सा लेंगे बेटा, CS, वैल्यूज पुट करो, हाफ Q², व्हाट इज Q, 18 इंटू 10⁻⁴ द होल स्क्वायर डिवाइड बाय CS कितना है रे, 2 इंटू 10⁻⁶, सॉल्व करते हैं, हाफ ऐसे रहेगा, 18 के स्क्वायर को नहीं भी पता है तो ऐसा लिख लो, चलेगा ना, 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर, -4 इंटू 2 -8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻⁶, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर लो, 2 से 18 कट गया 9, 2 से 18 कट गया 9, 9 9 जा 81, 10⁻⁻⁶ ऊपर जाएगा +6, -8 + 6 बोलो -2, ये -2 के से 0.2 नंबर पीछे जाएगा, 0.81 जूल, ये आ गई सेकेंड कंडीशन की एनर्जी, ठीक है, ये आ गई सेकेंड कंडीशन की एनर्जी। पहली कंडीशन में कितनी थी, 0.27, ये ज्यादा कैसे आ रही है, फिर इसको सीरीज में नहीं लेना पड़ेगा, इसको पैरेलल में लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में चीज ऐड कर लो, एड इट इन द क्वेश्चन फास्ट, जहां पर उसने ऐसा लिखा ना 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज इट इज कनेक्टेड विद 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर, ऐसा लिखा ना, उसके आगे लिखो इन पैरेलल, लिखो उसके आगे इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर इन पैरेलल, ऐसा लिख लो उधर, इन पैरेलल, ये चीज उधर मेंशन होनी चाहिए थी, वरना एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फिर भी एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट होगा तो ही एनर्जी कम होगी, क्योंकि सीरीज में तो बढ़ के आ रही, देखना यहाँ 27 उधर 81, तो वही ज्यादा है ना बेटा, एनर्जी लॉस कहाँ हुई, उल्टा ऐड हो गई एनर्जी, ठीक है। वेट अ मिनट, लेट मी कंफर्म, क्वेश्चन नंबर कितना है, 8, हाँ पैरेलल में लिया उसने, पैरेलल में लिया बेटा उसने, ठीक है ना। चलो बोर्ड पर देखेंगे इधर, पैरेलल में ज्यादा कुछ नहीं चेंज होगा, देख ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, पैरेलल में कनेक्ट किया ना, तो 3 माइक्रोफराड सीरीज में आने की बजाय कैसे आ जाएगा बोल, पैरेलल में आ जाएगा, और इसका जो टोटल रहेगा अब उसको CS नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CP, तो CP का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ गया, ये रहा, डायरेक्ट ही करेंगे और आसान हो गया है, तो CP का फॉर्मूला क्या होता है बोल, CP will be C1 plus C2, how much is C1, 6 माइक्रोफराड, यानी 6 इंटू 10⁻, C2 कितने रे, 3 माइक्रोफराड, 3 इंटू 10⁻⁻⁶, दोनों में से 10⁻⁻⁶ कॉमन, ये 6 + 3 कितना है, 9 इंटू 10⁻⁻⁶,
फराड। ये आ गया सीपी, ठीक है ना, और छोटा हो गया है ना, ये आ गया सीपी। उसके बाद ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर सी एस के यहाँ पर क्या आएगा सीपी, इधर भी क्या आएगा देख, सीपी की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁶, इधर 18 इंटू 18, यहाँ पर 2 और इधर 2 की जगह क्या आएगा बेटा 9 है, ठीक है ना। क्या आएगा देख, 2 से 18 कटा 9, 9 से 9 कट गया, कितना बचा 18 इंटू 10⁻², कितना देगा 0.18। समझा अच्छे से। अब क्या निकालेंगे हम लोग, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी क्या रहेगी, लॉस ऑफ एनर्जी बोल, पहले की जितनी भी एनर्जी थी U1 माइनस U2, कितना आएगा देख, U1 कितना है 0.27, U2 कितना है 0.18, 27 में से 18 निकालो 9 आएगा, तो इधर बचेगा 0.09 जूल। ये अपना फाइनल आंसर है, कितनी एनर्जी लॉस हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझा अच्छे से, लिखो। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन देखेंगे अभी, बस ये बात नहीं, अभी मन कर इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बस। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विथ एयर बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में क्या बेटा एयर, एयर है मतलब डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला, ठीक है ना। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। क्या दिया बोल, प्लेट का एरिया, एरिया मतलब ए ना, ए गिवन है कितना 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। आगे देख, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन दिया, मतलब क्या दिया है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन मतलब डी दिया, कितना दिया था डी, कितना दिया देख, कितना दिया रे 2 मिलीमीटर, तो डी की वैल्यू है 2 मिलीमीटर, मिली को हटाएंगे तो 10⁻³ सेंटी के लिए -2 आता, मिली के लिए -3। आगे देख, ए कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, क्या निकालना बेटा, कैपेसिटेंस मतलब सी। अच्छा इधर सी लिखो या सी नॉट लिखो, सी नॉट ना, बीच में एयर है मतलब डाइलेक्ट्रिक नहीं है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक का केस है वो, ठीक है ना। आगे देख, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बी इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, तो सेकंड केस में उसने बोला है कि 100 वोल्ट का सप्लाई दे दिया, 100 वोल्ट मतलब क्या दिया हुआ बेटा अपने को, V दिया है। This capacitor is connected to a 100 volt supply. What would be the charge on each plate? चार्ज निकालना मतलब Q, V दिया और क्या निकालने का है Q। आगे देख, C how would charge on the plate be affected? तो तीसरे कंडीशन में भी उसने पूछा है कि चार्ज कैसे अफेक्ट होगा, यानी जो चार्ज है उसकी क्या वैल्यू रहेगी, how would charge will be affected, ठीक है ना। If a 2 millimeter thick mica sheet of K is equals to 6 is inserted between the plate while the voltage remains connected. वोल्टेज सेम रखा है, कैपेसिटर भी सेम रखा है, बस किया क्या है, दोनों प्लेट के बीच में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, माइका की शीट। माइका शीट को क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की एग्जांपल्स याद है, उसमें एक एग्जांपल माइका भी था, तो माइका की शीट को क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, डाइलेक्ट्रिक। उसका थिकनेस कितना दिया देख 2 मिलीमीटर, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया देख K is equals to 6। तो बोला जब ये डाइलेक्ट्रिक हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे उस वक्त चार्ज, नया वाला चार्ज कितना रहेगा, तो पहले ये जो चार्ज था वो बिना डाइलेक्ट्रिक के था, मैं इसको Q नॉट ले लेता, क्या ले लेता बोल Q, और जो विद डाइलेक्ट्रिक है उसको क्या ले लेंगे Q। अब डाइलेक्ट्रिक के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया, सबसे पहले उसकी थिकनेस दिया, कितना दिया बेटा थिकनेस 2 मिलीमीटर, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया, कितना दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, और क्या बोला वोल्टेज रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब वोल्टेज जो था वही, वोल्टेज चेंज नहीं, वोल्टेज सेम। समझा, तो 3 चीजें निकालना है, तीनों एक साथ नहीं करते, 1 बाय 1 एक एक सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट वाला सी नॉट एकदम सिंपल है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दो, एयर है दोनों कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। विदाउट डाइलेक्ट्रिक के केस में कैपेसिटेंस सी नॉट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, सी 6 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट कितना होता है,
8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। डी डी कितना दिया है 2 मिलीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻³ सॉल्व करते हैं इसको। 2 से 6 कट गया 3, 3 से 8.85 को मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 का 5 कैरी गया 1, 3 8 जा 24 और एक 25 का 5 कैरी गया 2, 3 8 जा 24, 24 प्लस 2 26, 2 नंबर के बाद पॉइंट 26.55 इंटू 10 टू द पावर, ये -3 ये -3 कैंसिल, कितना बचा बेटा -12, 10 टू द पावर -12 फराड। और क्या लिख सकते हो इसको बोल, और क्या लिख सकते हो, -12 मतलब पीको ना, तो और क्या लिख सकते हो बोल 26.55 पिको फराड। पहला आंसर आ गया, ए हो गया। अभी बी में देखते हैं, बी में क्या निकालने का बोल, चार्ज निकालेंगे ना बेटा, बी में क्या निकालना है बोल चार्ज। अब एकदम सिंपल है यार, सी निकाल चुके हम लोग, सी निकाल चुके हैं, वी दिया हुआ है, क्यू निकालना है एकदम इजी। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सी, सी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बोल क्यू बाय वी, तो इधर सी नॉट लेते इधर क्यू नॉट लेते, तो यहां से बताओ क्यू नॉट क्या हो जाएगा फिर सी नॉट इंटू वी, तो क्यू नॉट क्या रहेगा फिर देख सी नॉट, हाउ मच इज सी नॉट अभी निकाले 26.55 इंटू 10 टू द पावर -12, यही वाला लेना क्योंकि ये ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है ना, 10 टू द पावर -12। वोल्टेज कितना लेने बोले रे 100 वोल्ट, एकदम आसान, Q नॉट इज इक्वल टू 26.55 बेटा 100 मतलब 10⁻², तो -12 प्लस 2 -10 कूलम। ये आ गया मेरे को Q नॉट। अब बचा तीसरा केस और ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला केस। थर्ड वाले केस में उसने किसको इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा डाइलेक्ट्रिक को, तो मुझे बताना जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या कैपेसिटेंस पहले जितना रह जाएगा, नहीं, अब कैपेसिटेंस बदल जाएगा, अब वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें डाइलेक्ट्रिक आ गया। अच्छा एक चीज नोटिस करना जरा, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना दिया है 2 मिलीमीटर, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब डाइलेक्ट्रिक ने दोनों प्लेट के बीच का स्पेस कंप्लीटली क्या कर लिया है, फिल कर लिया। तो ये चीज उसने सीधे सीधे लिख के नहीं दिया कि डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्स द गैप बिटवीन द प्लेट्स, डायरेक्ट नहीं दिया उसने, ऐसा घुमा फिरा के दिया। थिकनेस 2 मिलीमीटर दिया है और डिस्टेंस भी 2 मिलीमीटर दिया है, तो आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए जब दोनों ही चीज सेम है मतलब डाइलेक्ट्रिक ने पूरा स्पेस क्या कर लिया बेटा, ऑक्यूपाई कर लिया। तो सब बोर्ड पर देखेंगे, सिंस D इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर एंड T इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, दैट इज डाइलेक्ट्रिक fills entire gap between the plates of capacitor। डाइलेक्ट्रिक ने कैपेसिटर की प्लेट के बीच का पूरा गैप क्या कर दिया बेटा, भर दिया। तो सी का कौन सा फॉर्मूला है देख, सी का जनरल फॉर्मूला तो ये था अगर डाइलेक्ट्रिक आ गया तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के, लेकिन इसको चेंज किया अगर डाइलेक्ट्रिक ने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया तब ये फॉर्मूला क्या हो जाता है बोल के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, या इस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ के इंटू सी नॉट। सी की वैल्यू क्या हो गई बोल के इंटू सी नॉट, एकदम आसान है सर, ये के का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, सी नॉट का वैल्यू यहाँ से उठा करके रख दो, सी मिल जाएगा, मत निकालो सी। अपने को आंसर में सी चाहिए क्या, व्हाट डू वी वांट, व्हाट डू वी वांट चार्ज, सीधा चार्ज के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर लिखेंगे। क्या बोला समझ आ रहा है, सीधा चार्ज के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लिखेंगे। अभी देखिए तो हमने चार्ज का क्या फॉर्मूला था बोल, चार्ज का क्या फॉर्मूला था बोल सी इंटू वी। अच्छा वोल्टेज चेंज हुआ है क्या, वोल्टेज सेम है, तो क्या बन जाएगा देखिए Q इज इक्वल टू सी की जगह पर क्या जाएगा बेटा के इंटू सी नॉट इंटू वी। आप जरा ध्यान से देखना, व्हाट इज दिस सी नॉट इंटू वी, सी नॉट इंटू वी, सी नॉट इंटू वी, सी नॉट इंटू वी, वन है Q नॉट है ना, तो सी नॉट इंटू वी की वैल्यू Q नॉट है, सिंस Q नॉट है सी नॉट इंटू वी, तो क्या बन जाएगा Q इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट इंटू वी की जगह पर मैं Q नॉट रख दूंगा, अब वैल्यू पुट कर दो, के कितना है बेटा 6, Q नॉट कितना है था बेटा 26.55 इंटू 10 टू द पावर -10, क्या हो जाएगा 6 5 30 का 0 कैरी गया 3, 6 5 30 प्लस 3 का 33 कैरी गया 3, 6 इज 36, 36 प्लस 3 39 का 9 कैरी गया 3, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, दो नंबर के बाद पॉइंट 159.3 इंटू 10 टू द पावर -10 यहाँ पर हो गया ये क्वेश्चन
फिनिश। समझा? अच्छा, एक चीज याद है, मैंने आपको बताया था कि अगर कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? बढ़। कैपेसिटेंस मतलब क्या? कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी। तो जरा ध्यान से देख, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, बीच में हवा थी, एयर थी, तब उस कैपेसिटर ने मैक्सिमम कितना चार्ज अपने ऊपर स्टोर किया? 26.55 इंटू 10⁻⁻⁷। और सिर्फ पूरे स्पेस को माइका की शीट से हमने भर दिए, डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। अब वही सेम कैपेसिटर अपने ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है? 159। बढ़ा कि नहीं? तो यही बात तो थी ना कि जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आपके पास थोड़ा कॉमन सेंस आना चाहिए। ये जो आंसर है ना, इसकी वैल्यू Q0 से ज्यादा ही आनी चाहिए। अगर आपको 26 से कम वैल्यू आ रही है, मतलब आप कुछ तो भी रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो चार्ज का वैल्यू भी क्या होकर आना चाहिए? बढ़ के आना चाहिए। कितना बढ़ा देखना, अच्छा खासा बढ़ा, 5 गुना के आसपास बढ़ा। समझ में आ रहा है सबको? अच्छे से 5-6 गुना, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 गुना बढ़ा। इज इट वेरी मच क्लियर? समझा अच्छे से? इसको लिखो, फिर वो लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, इसकी जगह में होगा नहीं, हो जल्दी लिखो इसको, यहीं खड़ा मैं। देख क्या बोला है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है ना? क्या बोला देख, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। दो पॉइंट है P और Q, उसके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है ना? गिवन एरिया ऑफ ईच प्लेट, सारी प्लेट्स का एरिया कितना लेना अपने को? A, ठीक है ना? एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट D, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना लेना बेटा? D। चल बोर्ड पर देख। अब इस क्वेश्चन में ना मेन जो खेल है वो डायग्राम को समझने का, बाकी सॉल्व तो बहुत आसानी से हो जाएगा। मेन डायग्राम अपने को समझ के लेना है। तो एक क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। तो पहले पार्ट ए को करते हैं। देखो, पार्ट ए का जो डायग्राम बना हुआ है उसको मैं एज इट इज पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ वो है क्या असल में। देखो, इधर एक पॉइंट है P, वहां से एक वायर निकला हुआ है और फिर ऐसा डब्बे जैसा कुछ तो भी बना है, देख रहे हो, है ना? 3 पार्टीशन है उसमें, और फिर इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है Q। अब जो वैल्यूज लिखी हुई है उसको मैं लिख देता हूँ। K1 का वैल्यू है 1, K2 का वैल्यू कितना बेटा? 3, और K3 कितना है? 6। सही है? उसके बाद यहां पर क्या दिया देख, D/3, D/3, D/3। बात मत करे, अभी ध्यान से देख, इसका मतलब क्या है, ये क्या दिया हुआ पहले उसको ही समझो। ये K1, K2, K3 का मतलब क्या है? K1 बोले, K बोले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हर डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या होता है बेटा? फिक्स। अब इधर 3 अलग अलग वैल्यू दिए, मतलब इधर 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक लगे हुए। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये मेरे कैपेसिटर की पहली प्लेट है, ध्यान से समझा, ये मेरे कैपेसिटर की पहली प्लेट है और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, और इन दोनों प्लेट के बीच का पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, लेकिन एक डाइलेक्ट्रिक से नहीं भरा है। कितने डाइलेक्ट्रिक से भरा है? 3 डाइलेक्ट्रिक से भरा है। ये पहला डाइलेक्ट्रिक है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, तीसरा डाइलेक्ट्रिक है। ये इसका थिकनेस है D/3, ये इसका थिकनेस है D/3, ये इसका थिकनेस है D/3, ये इसका कांस्टेंट है K1, ये इसका कांस्टेंट है K2, ये इसका कांस्टेंट है K3। समझ में आ रहा है? अब अपने को इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है? अब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे ना तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते हैं। इसको ना हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे मालूम? सब लोग बोर्ड पर देखना, इसको हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे, सब लोग ध्यान से देख, ये वाली प्लेट और जहां पर पहला डाइलेक्ट्रिक खत्म हुआ है उसकी एंडिंग यहां से लेके यहां तक एक कैपेसिटर मान लेंगे। फिर ये प्लेट और ये प्लेट, इसको क्या मान लेंगे? दूसरा कैपेसिटर। फिर ये प्लेट और ये प्लेट, इसको क्या मान लेंगे? तीसरा कैपेसिटर। तो टोटल कितने कैपेसिटर हो जाएंगे? 3, और तीनों एक के बाद एक डायरेक्ट कनेक्टेड है। इधर ध्यान से देख, पहली प्लेट, पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट है, और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट है। मतलब तीनों एक के बाद एक कनेक्टेड है, यानी कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। इन शॉर्ट ये 3 कैपेसिटर है, तीनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। तीनों कैसे कनेक्टेड बोल? सीरीज में। तो इसी डायग्राम को मैं अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसा बना सकता हूं? देख, ये पॉइंट P, ये एक वायर, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, और तीनों कैसे कनेक्टेड है बेटा? सीरीज में। ध्यान से देख, इसके बीच का भी पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, जिसका कांस्टेंट कितना है? K1। इसके बीच का भी पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, जिसका कांस्टेंट कितना है? K2। इसके बीच का भी पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, जिसका कांस्टेंट कितना है? K3।
इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना लेना है, d/3। इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी कितना लेना है, d/3। इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस भी कितना लेना है, d/3। करेक्ट है। ऐसा मान लेते हैं इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2 और इसका है C3, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। मुझे तीनों का क्या निकालना है बेटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कुछ भी करने से पहले C1, C2 और C3 की वैल्यू निकाल दो। फॉर्मूला तो आपको भी पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोल 1/CS = 3 कैपेसिटर है, क्या लिखोगे 1/C1, 1/C2, 1/C3, ये तो आपको भी पता है। लेकिन CS तभी मिलेगा जब आपको C1, C2, C3 पता हो। तो कुछ भी करने से पहले C1, C2 और C3 को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो सब बोर्ड पर देखो, कैपेसिटेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया बता, स्पेस को पूरी तरीके से फिल किया है। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्पेस पूरी तरीके से फिल कर लेता है तो उस केस में ये फॉर्मूला रहता है ना, K × A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो हम लोग लिखेंगे सिंस डाइलेक्ट्रिक फिल्स इंटायर गैप, देयरफॉर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रहेगा K × A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब बहुत ध्यान से देखना, इसी फॉर्मूले से C1 निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से C2 निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से C3 निकालेंगे। C1 के लिए क्या रहेगा बोल, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D1। सर A1 क्यों नहीं लिखे, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, एरिया ऑफ ऑल द प्लेट इज A। सारी प्लेट का एरिया कितना है, A। समझा अच्छे से। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो प्लेट सेम ही ना बेटा, कुछ चेंज नहीं हो रहा। K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D1, C2 कितना रहेगा बोल, K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D2 और C3 K3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D3। सबका वैल्यू पुट करते हैं। हाउ मच इज K1, K1 कितना है देख 1 है। A ऐसी रहने दो, एप्सिलॉन नॉट भी ऐसी रहने दो। D1 पहले वाले कैपेसिटर का डिस्टेंस कितना है देख, D/3। ये D/3 ऊपर जाएगा तो 3/D, तो ये ऐसा बन जाएगा ना 3A एप्सिलॉन नॉट बाय। सही, ये आ गया मेरा C1 का वैल्यू। ये किसका वैल्यू आ गया बेटा, C1। K2 हाउ मच इज K2, 3, तो 3 × A एप्सिलॉन नॉट। D2 भी कितना है, D/3। ये 3 ऐसी रहेगा, A एप्सिलॉन नॉट ऐसी रहेगा, ये D/3 ऊपर गया तो 3/D, क्या बन जाएगा बोलिए 9A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये आ गया मेरा C2। C3 निकालते हैं, K3 कितना है 6A एप्सिलॉन नॉट बाय D3 भी कितना है देख, D/3, क्या बनेगा 6A एप्सिलॉन नॉट, D/3 ऊपर गया तो 3/D, कितना आएगा 6 3 18A एप्सिलॉन नॉट बाय D। आ गया C1, C2, C3। देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, तीनों कैसे कनेक्टेड है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो क्या रहेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C1 कितना लिखो इधर, 1/3A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस 1/9A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस 1/18A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इन तीनों को अपॉन के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या बनेगा ये, CS = ये ऊपर जाके क्या बनेगा बोल, D/3A एप्सिलॉन नॉट D/9A एप्सिलॉन नॉट D/18A एप्सिलॉन नॉट। सब में से क्या कॉमन आ रहा है बोल, D/ एप्सिलॉन नॉट। सॉरी ये 1/CS है, आई एम सॉरी, ये 1/CS है ना बेटा, आई एम सॉरी 1/CS, D/A एप्सिलॉन नॉट। सब कॉमन निकालिए, क्या बचा अंदर देख, 1/3, 1/9, 1/18। अब इसमें एलसीएम लेते हैं, मतलब सबके अपॉन के नीचे ना सेम कर देते हैं। तो 18 कर सकते हो ना, क्या कर सकते हो बोले 18। 9 को 18 कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो इधर 6 है, तो ऊपर भी 6, तो 9 2 भी 18 हो जाएगा, 3 6 भी 18 हो जाएगा। क्या बनेगा देख, 1/CS = D/A एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट अपॉन के नीचे सबके में कॉमन क्या आ जाएगा, 18 तो एक बार 18 लिख दो। ऊपर क्या बचेगा, 6 1 6, 2 1 2, 1 1 1, तो 1 की जगह पर 1 ही आएगा। 6 और 2 8, 8 और 1 क्या आ गया बोल, D/A एप्सिलॉन नॉट 9/18 मतलब 1/2। तो 1/CS कितना बच रहा है बोल, D/2A एप्सिलॉन नॉट। D 1 D, 2 × A एप्सिलॉन नॉट। दोनों का उल्टा कर दो बेटा, इन्वर्ट एंडो कर दो, 1/CS का उल्टा CS,
डी बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट का उल्टा 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था, ये आगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस खत्म। पहले का आंसर आ गया। देखो पहले का आंसर ये दिया है 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी, करेक्ट है। अभी सेम ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन को पढ़ते। तो मैंने बोला ना क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा बाद में, पहले डायग्राम को एनालाइज करेंगे। तो देखो सेकंड केस का डायग्राम आपको क्या दिया बेटा, फिर से एक पॉइंट है P, फिर से एक पॉइंट है P, है ना। अब डब्बे का ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज कर दिया अगर आप नोटिस करोगे तो, है ना, ठीक है। ये हो गया Q, ठीक है ना। यहां पर अंदर लिखा है K1 इज इक्वल टू 4, यहां पर लिखा है K2 इज इक्वल टू 3 और यहां पर लिखा है K3 इज इक्वल टू 6, करेक्ट है। इसका थिकनेस दिया है बेटा D बाय 2, इसका थिकनेस दिया है D बाय 2 और इसका थिकनेस कितना दिया देख D, है ना। अब एरिया क्या दिया देख, एरिया ये जो दोनों प्लेट दिख रही है बेटा, ये दोनों प्लेट, इन दोनों प्लेट का एरिया क्या दिया बोल A बाई 2 और इस प्लेट का एरिया क्या है बोल A। अब बताओ इस केस में क्या सबका एरिया सेम है, सॉरी A बाई 2, आई एम सॉरी, इस केस में सबका एरिया क्या था बेटा ए था, पर यहां पर एरिया क्या है A बाई 2 तो इधर A को भी चेंज किया, भले से सेम है A बाई 2 पर क्या किया है चेंज किया है, A नहीं रखा है A बाई 2 रखा है। तो इधर A को भी चेंज किया, D को भी चेंज किया, K को भी चेंज किया, तो K1 A1 D1 ऐसा है। लेकिन उससे पहले जरा इसको समझो, हाँ सब लोग ध्यान से देखो। टोटल मैं यहाँ पर कितने कैपेसिटर बना सकता हूँ, 3। कितने कैपेसिटर बना सकते हो बोल 3। कौन कौन से देख, ये हो गया अपना पहला कैपेसिटर और फिर उसी के साथ ये हो गया अपना दूसरा कैपेसिटर, सही है। पहले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट, सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट सेम ही है, मतलब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में। अब ये हो गया अपना तीसरा कैपेसिटर, ये देख ये तीसरा कैपेसिटर है। अब ये भी सीरीज में कब रहता, जब इसकी सेकंड प्लेट और इसकी फर्स्ट प्लेट एक ही रहती और इसकी सेकंड प्लेट यहाँ है, इसकी फर्स्ट प्लेट यहाँ है, ठीक है क्या। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो नहीं, तो ये आजू बाजू में कनेक्टेड है। कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा देख, दिस कैन ऑल्सो बी ड्रॉन लाइक दिस। पॉइंट P, एक लाइन नीचे आई है इधर, यहाँ पर 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है बेटा सीरीज में, और यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है बेटा पैरेलल में, और ये आया ऐसा Q। ये है ये क्वेश्चन। तो पहले वाले को ऐसे सिंप्लीफाई किए थे, दूसरे वाले को ऐसे। और आई होप अब जहां तक मुझे लगता है अब अगर इस टाइप का और भी कोई क्वेश्चन किया, ये डब्बा थोड़ा आड़ा टेढ़ा करके, तो उसका डायग्राम बना लेंगे ना आप लोग। ये बना लिए ना, आगे का काम आसान है, समझा। डेटा लिख लेते अभी, डेटा लिख लेते बेटा देख इसका। अच्छा पहले तो तीनों में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, फुल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तीनों में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, फुल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है रे K2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K3, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1। थिकनेस देखते हैं, इसकी थिकनेस कितनी है बेटा D बाई 2, इसकी थिकनेस कितनी है D बाई 2, इसकी थिकनेस कितनी लेंगे D लेंगे, हाँ इसकी थिकनेस कितनी दिया देख D दिया, हमने बनाया सेम सेम है लेकिन उसका थिकनेस अलग है, ये बड़ा रहेगा थोड़ा D रहेगा, समझा। एरिया की बात करते हैं, इसके प्लेट का एरिया A बाई 2, इसके प्लेट का एरिया A बाई 2, इसकी भी प्लेट का एरिया A बाई 2, तीनों की प्लेट का एरिया A बाई 2, ठीक है। अब मान लेते कैपेसिटेंस, तो मैं मान लेता हूं जो K1 है इसका कैपेसिटेंस है C1, ये पहला कैपेसिटर है, इसका C2 और इसका C3। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो C2 C3 कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, और फिर उनका जो सीरीज का इक्विवेलेंट आएगा वो C1 के साथ कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में। इज इट करेक्ट, सही है। स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस C2 एंड C3 आर connected in series, therefore their equivalent capacitance is, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या रहेगा देख, क्या रहेगा सीरीज का फॉर्मूला 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, पर यहाँ C1 C2 नहीं है, यहाँ पर कौन है C2 C3, तो 1/C2 प्लस 1/C3 दो ही है ना। और कैसे लिख सकते हैं इसको, CS इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम, तो C2 C3 बाय C, C2 C3, लेकिन इधर C2 C3 C1 ये सब तो निकाले नहीं, आई एम सॉरी, 4 लाइन वेस्ट हो गई मेरी, अब निकालेंगे। अच्छा कैपेसिटर में पूरा स्पेस फिल किया है,
तो सिंस सॉरी डाइलेक्ट्रिक नहीं, डाइलेक्ट्रिक fills entire gap, therefore कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बोल, C इज इक्वल टू K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो लाइन से तीनों को निकाल लेते हैं, C1 भी निकालेंगे, C2 भी निकालेंगे और C3 भी निकालेंगे, ठीक है। तो C1 के लिए क्या आएगा बोल, C1 के लिए क्या आएगा, K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाय D1। अब सबके साथ 1 1 1 लगाओ, एरिया भी अलग है। बोल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1, K1 कितना दिया है 4, K1 दिया है 4, किधर है K1, यहाँ पे, हाँ ठीक है। A1 इसका एरिया कितना है रे, A/2 एप्सिलॉन नॉट D1, हाउ मच इज D1, D। तो ये ऊपर ये 2 से 4 कट के 2 हो जाएगा, कितना बचेगा बोल, 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो ये मुझे मिल गया C1। अभी किसकी बारी, C2 की, क्या आएगा ये बोल, K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाय D2, हाउ मच इज K2, 3, A2 कितना है रे, A/2 D सॉरी एप्सिलॉन नॉट, D2 कितना है रे, D/2। तो ये आएगा बेटा D/2। ये 3A/2 एप्सिलॉन नॉट को ऐसे रखते हैं, ये D/2 ऊपर गया तो 2/D, क्या कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा बोल, 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये बन गया मेरा C2। अभी C3 निकालते हैं, K3 एप्सिलॉन नॉट बाय D3, K3 हाउ मच इज K3, 6, A3 कितना लेना है, इसका भी एरिया क्या है A/2 एप्सिलॉन नॉट D3, हाउ मच इज D3, D/2। ये 2 से 2 डायरेक्ट काट दे, खोटा इतनी मेहनत करके, 6A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये आ गया मेरा C3। तो C1 C2 C3 आ गया। अब वो जो पहले लिखे थे वापस लिखो, सिंस कौन कौन C2 और C3, C2 एंड C3 आर, बोलो ना, कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, क्या रहेगा देखो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 1/CS इज इक्वल टू, कौन है बेटा, C2 और C3, 1/C2 प्लस 1/C3, 2 है इसीलिए क्या लिख सकते हैं, CS इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम, पुट द वैल्यूज, CS इज इक्वल टू, C2 कितना है रे, C2 कितना है बोल, ये रहा 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D, C3 कितना है 6A एप्सिलॉन नॉट बाय D, फिर इन्हीं दोनों को ऐड करना है, 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस 6A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो एक काम करो, ये दोनों का ऐसे रहने दो, हाँ, 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D 6A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये दोनों का ऐसे रहने दो बेटा। 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D में 6A एप्सिलॉन नॉट बाय D को ऐड कर देंगे तो 9A एप्सिलॉन नॉट बाय D आएगा। तो क्या क्या कट रहे थे, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D कैंसल, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6। तो क्या बच गया बोल, CS इज इक्वल टू 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये मेरे को मिल गया CS। किसका टोटल है ये CS, C2 और C3 का। तो अब ये डायग्राम कैसा दिखेगा बोल, पॉइंट P, इधर एक कैपेसिटर है, वैल्यू है उसकी C1, और इधर एक कैपेसिटर है जो इन दोनों का टोटल है, क्या लिखा मैंने उसको, CS। अब बताइए ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस, बोलो सिंस C1 एंड CS आर connected in parallel, therefore their equivalent capacitance is, क्या रहता है पैरेलल का फॉर्मूला, डायरेक्ट ऐड करना रहता है ना। तो CP विल बी, कौन कौन है रे, C1 और CS, C1 प्लस CS, C1 कितना था 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D, प्लस CS भी कितना है रे 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D में 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D को प्लस करेंगे तो 4A एप्सिलॉन नॉट बाय D आएगा, और ये टोटल आ गया ना
इन दोनों का टोटल मतलब फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपका क्या है बेटा, आंसर। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समाप्त।